मैं हूं परीक्षित मिश्रा और जैसा कि आप सब लोग मेरी पिछली वीडियो देख चुके होंगे और नहीं देखे तो देखिएगा। मैंने बताया है हिंदी भाषा का किस प्रकार से उद्भव हुआ है, किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, किस प्रकार से हिंदी भाषा को हमारी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लाया गया है और हिंदी भाषा का किस तरीके से क्रम चला है, किस तरीके से हिंदी भाषा सौरसनी से अपभ्रंश में आई, हिंदी भाषा तिथि कौशल है, हिंदी भाषा तिथि विशेषता है, हिंदी भाषा दर्जी संपत्ति है, हिंदी भाषा परिवर्तनशील है। फिर मैंने बताया कि हिंदी भाषा के क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हिंदी भाषा का पूरा एक शेड्यूल समझाने के बाद मैं व्याकरण पे आया और मैंने बताया कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ जिसके अंतर्गत हम शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के मैंने 3 अंग बताए। कौन कौन से अंग बताए? तो सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिर मैंने बताया कि वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार वह है जिसमें वर्णों के लिखने का सही ढंग, वर्णों के उच्चारण करने का ढंग, वर्णों के लिखने का ढंग जिसमें समझाया जाता है वो वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार में मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया कि भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होते हैं और भावार्थ के आधार पर भाषा के सबसे छोटे इकाई वाक्य होते हैं। फिर मैंने बताया कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर मैंने स्वर के बारे में बताया था कि स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो स्वर उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं। ह्रस्व जिसे कहते हैं, ह्रस्व एक मात्रिक स्वर को कहते हैं, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। उसके बाद दीर्घ तो 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है या 3 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, प्लुत स्वर 8 होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं। वृत्ताकार स्वर वो कहलाते हैं जो जिन्हें बोलते समय मुंह का आकार वृत्त के समान हो जाता है, मतलब गोल मुंह हो जाता है। तो मैंने बताया था वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं, अवृत्ताकार स्वर 7 होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि एक आ शब्द आया था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आ शब्द आया था और आ जिसे मैंने बताया था कि आगम स्वर है, द्रहित स्वर है, मेहमान स्वर भी इसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि स्वर के पूरे फिर समृत क्या होता है, विव्रत क्या होते हैं, अर्ध समृत क्या होता है, अर्ध विव्रत क्या होता है, विव्रत खुला हुआ होता है, समृत बंद होता है, अर्ध विव्रत आधा खुला हुआ, अर्ध समृत आधा खुला हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट स्वर का ऐसा कॉन्सेप्ट जो सीटेट में, यूपीटेट में, एसटेट में आप तो 100% अगर स्वर से क्वेश्चन आता है तो उससे क्वेश्चन बचने का नहीं है। तो आप जाइए और देखिए पिछली वीडियो तो स्वर के एक कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और मैं आज दावा करता हूं व्यंजन को इस तरीके से समझाऊंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट व्यंजन का क्लियर हो जाए। क्योंकि व्यंजन का कॉन्सेप्ट हम 2 बुक पढ़ने के बाद, एक तो अरिहंत और दूसरी अरविंद, दोनों बुक का कॉम्बिनेशन करने के बाद मैंने इसमें दिखाया है कि किस प्रकार से व्यंजन आप होते हैं, व्यंजन किस प्रकार से होते हैं। व्यंजन को बांटने का कार्य किया है, सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। एक ही वीडियो में आप सब देखिए। तो चलते हैं फिर बिना समय खराब किए। तो सबसे पहले व्यंजन क्या है? व्यंजन मैंने स्वर का बताया था। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते। नंबर 1, स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन वो स्वर होते हैं जो किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे कि यदि हम कोई स्वर बोलते हैं, यदि हम कोई स्वर बोलते हैं तो स्वर हम बोलते हैं आ। कितने समय तक हम आ बोलते रहे, उसमें कोई भी ध्वनि दूसरी नहीं निकलने है। लेकिन यदि हम त्वा बोलते हैं तो त्वा, और जैसे ही हमने त्वा बोलना स्टार्ट किया तो तुरंत ही आ निकलता है, आ निकलता है जो इसमें सम्मिलित रहता है। तो निश्चित तौर पे स्पष्ट हो गया कि व्यंजन स्वर के साथ सम्मिलित होते हैं और स्वर जब उनमें मिलता है तब वो पूर्ण रूप में होते हैं। वरना हमारा व्यंजन का रूप ये होता है का, था, गा और धा, इस प्रकार से व्यंजन होते हैं। तो मैं एक नए स्टेप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम समझ चुके हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। फिर सवाल उठता है कि व्यंजन हिंदी भाषा में कितने हैं? हिंदी भाषा में
33 व्यंजन हैं। क्वेश्चन यूपी टेट का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। तो हम जान चुके हैं कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 है। उसके बाद हम चलते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण, व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण। व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण में 3 होते हैं, 1 2 3। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, अंतःस्थ, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतःस्थ 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। हम आपको बताएंगे व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण ताकि हम समझ सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं और त्र से मात्र व्यंजन हमारे क्या होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अभी मैं आपको एक स्टेप स्पर्श व्यंजन का अलग समझाऊंगा, अंतर और ये स्पर्श हो गए और या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतःस्थ हो गए। सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और स्वरयंत्री या प्रांतल्य वर्ण हाथ कहते हैं इसे। तो ये हमारे हो गए, देख लीजिए 25 प्लस 4 29 और 4 33, तो टोटल वर्ण हमारे कितने हो गए 33। तो ये था स्वरों का सामान्य वर्गीकरण। तो हम एक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित होता है। 5 वर्गों में विभाजित होता है। मैं आपको एक स्टेप समझाने का प्रयास करेंगे और एक वर्ग में एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कहां क्वेश्चन उठते आता है, किस प्रकार से कहां क्या आता है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए। सबसे पहले होता है त्रावर्ग। त्रावर्ग में होता है त्र, थ, द, ध और अब देखिए ये अंगहा, ये क्या सही लिखा है? मोस्टली हम लोग देखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या ये सही लिखा है? नहीं, ये सही नहीं लिखा है। ये हुआ सही अब हुआ का, ख, गा, गा, अंगा, का, ख, गा, घा, अंगा। उसके बाद आता है चावर्ग और चा में होता है चा, छा, जा, झा, झा और या। उसके बाद आता है त्रावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, टावर्ग और टा में होता है हमारा टा, ठा, डा और ढा और अड़ा। यहां पर अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कौन सा व्यंजन कैसे आते हैं। यहां पर तालन जात व्यंजन कौन से, उत्क्षिप्त व्यंजन कैसे हैं। पहले हम वर्ग लिख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 लिख लेते हैं। तो त्रावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, पावर्ग, तावर्ग, ता, था, दा, धा, न और पावर्ग हमारा है पा, फा, वा, भा और मा। अब हमारे स्पर्श व्यंजन ये हो गए हैं। तो स्पर्श व्यंजन में त्रावर्ग ता, था, दा, धा, अनरा, चा, छा, जा, झा, या, पा, फा, वा, भा, मा, पा, फा, वा, भा, मा। तो का, था, दा, धा, अनरा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, डा, रा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। तो ये हमारा त्रावर्ग हो गया, ये हमारा चावर्ग हो गया, टावर्ग हो गया, तावर्ग हो गया और पावर्ग हो गया। तो ये हमारे 25 वर्ण हो गए। फिर क्या होता है कि हम लोगों को बताया नहीं जाता कि एक अशुद्ध कैसे, इसे अंडा क्यों कहते हैं। और यहां पर 2 वर्ण और होते हैं, इसे कहते हैं अढ़ा और इसे कहते हैं अड्डा। तो हम आपको बताते हैं, इसे कहते हैं, ये हमने खाता तैयार कर लिया और इसे कहते हैं शिरोरेखा। इसे क्या कहते हैं? शिरोरेखा, शिरोरेखा। और इसे जो ये मात्रा लगी होती है हम कहलाती है खड़ी पाई, खड़ी पाई।
बिल्कुल एक नए स्टेप से किस तरीके से हमारे शब्द आए हैं पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से क्या होता है, खड़ी पाई ये होती है शिरोरेखा, और शिरोरेखा और खड़ी पाई जब हम दोनों को इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसके पास यदि किसी वर्ण के अंत में एक बिंदु लगा दिया जाता है, ये बिंदु कहलाता है पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु, ये कहलाता है पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु कहलाता है। यदि किसी बिंदु, अब देखिए, अब ये जो पंचमाक्षर बिंदु कहलाता है, जब यहां पर लग गया तो ये हमारा पंचमाक्षर हो गया। क्या हो गया, अंगा का था गा गा अंगा, और पंचमाक्षर क्या हो गया, पंचमाक्षर बिंदु सिर्फ एक 52 शब्दों में सिर्फ एक वर्ण में लगता है, और वो वर्ण कौन सा है हमारा, अंगा। कौन सा वर्ण है, अंगा वर्ण है। उसके बाद यदि किसी वर्ण के नीचे चिन्ह लग जाता है, बिंदु लग जाता है, तो वो बिंदु कहलाता है फेंका हुआ, फेंका हुआ, फेंका हुआ बिंदु, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त बिंदु, ताड़नजात चिन्ह, ताड़नजात चिन्ह, ताड़नजात चिन्ह, ताड़नजात चिन्ह। तो ताड़नजात चिन्ह सिर्फ दो वर्णों पर लगता है, और दो वर्ण कौन से होते हैं, डा और ढ। इसे बोलते हैं अड़ह और इसे बोलते हैं अढ़ा। इनका उच्चारण में विशेष ध्यान देना होता है, टा ठा डा ढा अड़ा, और जब इसके नीचे ताड़नजात चिन्ह लगा दिया जाता है, उत्क्षिप्त चिन्ह लगा दिया जाता है, या फेंका हुआ चिन्ह लगा दिया जाता है, तब इनका उच्चारण से पहले क्या हो जाता है, इनके उच्चारण से पहले आ जोड़ लिया जाता है, फिर बोलते हैं अढ़ा और अढ़ा। और इनका जैसे डा और ढा, डा तो अंग्रेजी में डी लिखते हैं और ढा तो अंग्रेजी में डी एच लिखते हैं, लेकिन इसे आर लिखते हैं और इसे आर एच लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं बड़ौदा लिखा होता है, बड़ौदा, और नीचे फेंका हुआ उत्क्षिप्त चिन्ह लगा होता है, और इसकी स्पेलिंग हो जाती है बड़ौदा, बड़ौदा। तो आप समझ चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप किस प्रकार से एक फेंका हुआ चिन्ह या उत्क्षिप्त बिंदु या ताड़नजात चिन्ह कहलाता है। और हम आप जान भी चुके होंगे कि हिंदी में ताड़नजात ताड़नजात व्यंजन कितने हैं, तो ताड़नजात व्यंजन सिर्फ दो हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, तो दो व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन है, जो टा वर्ते तृतीय और चतुर्थ व्यंजन से वर्ण से लिए गए हैं। उसके बाद आता है एक चिन्ह और आता है जिसको अरबी फारसी भाषा में लिखा जाता है, और हम उसका अच्छा खासा प्रयोग देते हैं गजल लिखने में। तो ये हमारा पंचमाक्षर बिंदु होगा, नुक्ता बिंदु हो गया, और ये हमारा अनुस्वार हो गया, ये हमारा अनुस्वार बिंदु होता है, अनुस्वार होता है, अनुस्वार जिसे हम बखूबी जानते हैं। और एक होता है कि यदि किसी वर्ण के आगे यहां पर बिंदु लगा दिया जाता है, और एक कहलाता है नुक्ता। और एक अरबी फारसी का होता है, अरबी फारसी से लिया गया है, अरबी फारसी। ये दो अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन इनकी एक ही लिपि है, अरबी फारसी। और हिंदी भाषा में अरबी फारसी 5 ही शब्द लिए गए हैं, और वो 5 शब्द कौन से हैं, का, ख, ग, थ, ग, ज और फा। तो अरबी फारसी से 5 शब्द लिए गए हैं, का, ख, ज और फा। और ये 5 शब्द हिंदी से जिसने लिए गए हैं, वो किसने दिए हैं अरबी फारसी पे, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, राजा शिव प्रसाद। एक एक चीज एक एक फैक्ट के साथ कहां से किसने क्या दिया सब बताने तब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो हम जान चुके हैं कि हमारा अनुसार कहाँ होता है, अनुसार ऊपर होता है, इसे क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर चिन्ह कैसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे ताड़नजात चिन्ह, फेंका हुआ चिन्ह या उत्क्षिप्त चिन्ह कहते हैं, इसे नुक्ता कहते हैं। और एक का, था, गा, जा और फा में लगता है, और हमारा पंचमाक्षर बिंदु सिर्फ अड़ा में अंगा में लगता है, और जो नुक्ता जो ताड़नजात चिन्ह है वो सिर्फ 2 में लगता है, अढ़ा और अढ़ा में लगता
है। तो हम जान चुके हैं तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क्ला वर्त होते हैं, क्ला वर्त में क्ला खा गा गा अंगा। चा वर्त में होते हैं चा छा जा जा या। टा वर्त में होते हैं टा ठा डा ढा अड़ा। और दो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं अढ़ा और अढ़ा और अढ़ा। और उसके बाद ता था दा धा ना और पा फा वा भा मा। इनका उच्चारण इस तरह इस प्रकार से होता है। तो ये हम आपको बाद में भी बताएंगे। एक इनका उच्चारण स्थान की अलग वीडियो, पूरे व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, वो सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले भी हम बता देते हैं तो इन्हें कांकल्य वर्ण भी कहते हैं। का तो हम कंठे, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठे। इनका तालव्य होता है, तालव्य होता है, मूर्धा होता है। पूरा समझाएंगे बाद में, इस सिर्फ हम आपको बता देते हैं। ताका होता है, दंते होता है, दंते होता है और इनका ओष्ठ होता है। पूरा समझाएंगे, अलग ओष्ठ होता है। तो ये हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए। उसके बाद हम चलते हैं अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन के पास चलते हैं। तो हम जान चुके हैं कि हम 25 पढ़ चुके हैं। अब कितने बचे हैं हमारे पास, 8 बचे हैं। 8 में अंतःस्थ, अंतःस्थ। स्पर्श व्यंजन का होता क्या है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज को छूना, किसी चीज को टच करना। तो जब किसी वर्ण को बोलते समय हमारी जिह्वा मुंह से किसी न किसी भाग को छूती है, टच करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिस प्रकार से जिह्वा जब हमारे कंठ को स्पर्श करती है, तालु तो, मूर्धा तो, दंत तो, ओष्ठ तो, मुंह से किसी न किसी भाग को टच करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ का मतलब क्या होता है, अंतः, अंतः मतलब अंतर और स्थ मीन्स स्थित। जब हम जिन शब्दों को बोलते हैं और वो अंदर स्थित रह जाते हैं, उनकी थोड़ी वायु बाहर निकलती है और पूरा उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे या, रा, ला, बा। तो हमारे कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। हम आपको बता दें ये दो जो या और वा, इनका उच्चारण बोलते जैसे स्वरती भांति ही होता है, या वा। तो इन्हें ये दो जो हैं ये हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। तो हिंदी में यदि पूछ लिया जाए तो हिंदी में अर्धस्वर कितने हैं, तो हिंदी में अर्धस्वर 2 हैं। कौन कौन से हैं, या और वाह हमारे अर्धस्वर है। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं, अंत्यस्थ व्यंजन 4 है। अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो या और वाह हमारे अर्धस्वर है। अंत्यस्थ व्यंजन 4 है। अंत्यस्थ व्यंजन किसे देते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह पूरी तरीके से नहीं खुलता है और उनका अंतःस्थ कुछ ना कुछ भाग अंदर ही स्थित रह जाता है। मुझे रटने की जरूरत नहीं, सीधे अंतःस्थ आता है तो सीधे पता है अंतः मीन्स क्या होता है, अंदर, स्थ मीन्स स्थित। अंदर ही जो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा से कुछ ना कुछ भाग अंदर स्थित रह जाता है, वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन 4 है, या, रा, ला, वा। तो अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 है। अर्धस्वर कितने हैं, तो अर्धस्वर 2 है, या और वा। हमें ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन हमारे हैं तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। ऊष्म, ऊष्म का मतलब क्या होता है, ऊष्म का मतलब होता है कि गर्माहट, सुरसुराहट। मतलब हमने देखा होगा कि हम तो अपनी उंगली अगर दीवार पर इस तरफ करें, रगड़े, काफी देर तक रगड़ने के बाद हमारी जो है उंगली की त्वचा जो होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिन शब्दों को बोलते समय हमारी प्राणवायु ज्यादा होती है, हमें ज्यादा घर्षण करना पड़ता है, हमें ज्यादा बोलना पड़ता है, हमारी प्राणवायु ज्यादा निकलती है, हमारी हवा ज्यादा निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिनको बोलने के समय क्या होता है कि हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जिनमें बोलने के समय ऊष्मा बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो ऊष्म व्यंजन 4 है। कौन कौन से, सा, सा, हा। इन तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग है। एक का तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा का उच्चारण स्थान कंठ है, स्वरयंत्री भी कहते हैं और इसे कांकल्य वर्ण भी कहते हैं। तो आइए, ये तो हमारा हो गया स्वरों व्यंजनों का सामान्य परिचय या सामान्य वर्गीकरण। उसके बाद एक और आता है जो हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे, 4। हिंदी में संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं, तो हिंदी में हमारे संयुक्त व्यंजन है 4। कौन कौन से, छा, तो हम सीधे लिख लेते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं, छा, त्र, ज्या, जिसे द्या भी बोलते हैं और ज्या भी बोलते हैं, ज्या और श्रा, श्री जिसे लिखते हैं श्री।
तो ता और ता और सा, अच्छा सॉरी, हाँ, ता और शा से शा, ता और रा से त्रा, त्रा, और जा प्लस या से ज्या, ज्या, और सा प्लस रा से स्रा। तो हम जान चुके हैं कि इस प्रकार से हमने दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्यंजनों में मैंने बता दिया था व्यंजन क्या, सामान्य वर्गीकरण हमने बता दिया था। सामान्य वर्गीकरण में क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, अंतःस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उस अंतःस्थ क्या होते हैं, यार अलावा होते हैं, अंतःस्थ होते हैं सा 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन का था दादा अंगा चाचा जाजा या टाठा डराना ताथा दादा ना पापा बाबा माँ कत हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, जिसके नीचे चिन्ह लगा होता है उत्क्षिप्त में अड्डा और आढ़ा, जो ता वर्ते तीसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, दुदुड़ व्यंजन होता है, फेंटा हुआ व्यंजन होता है, बोल सकते हैं। तो आइए उसी क्रम में हम दूसरा स्टेप व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं एक नए तरीके से। आपको पढ़ने में मजा आएगा, हमारे साथ बस जुड़े रहिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी नए हैं और आपने अभी पिछले वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो देखिए, आपको एक स्टेप समझ में आएगा। स्वर्गीय वीडियो एकदम शानदार, एकदम नए तरीके से मैंने दी है। चलिए आपके साथ जुड़ता हूं, ज्यादा समय नहीं। घोष, घोष का मतलब क्या होता है, गूंज होना, कंपन होना। जिन शब्दों को सघोष या वो कंपन या घोष के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ रखा होगा लेकिन आपने रटा होगा। और मैं दावा करता हूं कि सघोष, मैं दावा करता हूं कि आप आज से बाद सघोष और अघोष में कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका सघोष और अघोष से आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक नए स्टेप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो चीजें एक बुक में नहीं दी होती हैं, इसीलिए मैंने 2 बुक तो कंबाइन किया है, फिर मैंने उसे पढ़ा है, देखा है, उसके बाद मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अघोष का मतलब क्या होता है, आ और घोष तोड़ दे देख लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, चीजों को समझिए। सा प्लस घोष, आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, नहीं, और घोष का मतलब होता है गूंज, गूंज या कंपन, या कंपन, कंपन। सा का मतलब होता है सहित, उपसर्ग है, और घोष का मतलब गूंज या कंपन, वही अर्थ हो जाएगा, गूंज या कंपन। जरूरी नहीं हम बहुत सारा चीज लिखे हैं, बहुत लंबा लंबा लिखते चले जाएं और हम समझ ना पाए, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें सीधे चीजों को समझना है। सघोष का मतलब क्या होता है, अघोष का मतलब क्या होता है, तो अब आप समझ चुके हो। आ का मतलब नहीं, गूंज या कंपन, अर्थात जिस वर्णों को बोलते समय कंपन या गूंज नहीं होती है, जिन वर्णों को बोलते समय कंपन और गूंज नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और सा का मतलब होता है सहित या साथ में, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलने के समय गूंज या कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। क्योंकि सा का मतलब सहित या साथ में, और कंपन के साथ में सघोष, और कंपन के बिना, क्योंकि आ का आप जानते हैं आ नकारांत होता है, जहां आ लगा होता है वहां नेगेटिविटी होती है। तो अघोष का मतलब हो गया कि गूंज या कंपन के साथ नहीं। आप बोलते देख लीजिए, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। तो हमारे क्या है, प्रत्येक वर्ग का, हमने आपको बताया कि 5 वर्ग है। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25। वर्ग कितने हैं, 5। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो 5 वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला दूसरा। तो का, सा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, और पा और फा। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सा, सा और शा, सा, सा, तालव्य सा, दंती सा, मूर्धन्य सा, ये तीनों सा हमारे क्या हैं,
अघोष है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें ऊष्म व्यंजन नहीं लिखना है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन में हा भी शामिल हो जाता है, और जबकि हा हमारा क्या है, हा हमारा सघोष वर्ण है। तो हमारे अघोष वर्ण कितने हैं, तो अघोष वर्ण हमारे टोटल कितने हैं, 13 अघोष वर्ण हैं। अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13। का था चा छा टा था ता था पा फा सा सा सा, 13 वर्ण हमारे अघोष हो जाते हैं। और बात आती है सघोष वर्ण की, तो सघोष वर्ण हम जानते हैं कि इसमें से अब एक सिंपल तरीका कि प्रत्येक का पहला दूसरा, पहला दूसरा आ, अगर हम एक तृतीय की बात करें, एक बेस की बात करें, अघोष आ, अगर हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा है, आ, पहला अक्षर कौन सा, आ, और यहां पर हमें क्या मिल रहा, आ। और अगर गणित वर्णमाला, अगर गणित की बात करें तो गणित का पहला अक्षर क्या होता है, प्राकृतिक शब्द, प्राकृतिक संख्या का पहला अक्षर कौन सा, एक। तो हमें यहां से मिल रहा थी हिंदी वर्णमाला का एक है, यहां से एक है, तो अघोष में पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। तो पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। अघोष आ एक, हिंदी गणित का पहला अक्षर एक, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ, अघोष पहला दूसरा अघोष कहलाता है। तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, सघोष में क्या हो जाएगा, तो सघोष में सबसे पहले तो हमें ध्यान रखने वाली बात है, क्या हो जाएगा, गा। अब दूसरा हो गया, पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। तो प्रत्येक का वर्ग का गा, घ, अंग, चा हो गया, चाचा हो गया, जा, झा, या, टाठा हो गया, पहला दूसरा हो गया, तीसरा क्या, टाठा, डा, ढा, ढा, अड़ा, ताथा हो गया, दा, धा, दा, धा, न, पाफा मेरा दूसरा, तीसरा जो पा, बा, भा और मा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि यहां उस सा उधर हो गया। तो हमें यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, हा। हा क्या है हमारा, हा सघोष वर्ण है। उसके बाद जो बचते हैं हमारा या, रा, लावा, या, रा, ला, वा। उसके बाद सभी स्वर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी स्वर हमारे सघोष हैं। सभी स्वर क्या है, सभी स्वर सघोष है। क्वेश्चन आ सकता है, सभी स्वर सघोष या घोष, कभी कभी पूछ लिया जाता है घोष, सघोष या घोष कुछ भी आ जाए। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, सघोष या घोष कुछ भी आ जाए, निश्चित तौर पर क्या चलेगा, वो चलेगा कि सभी स्वर सघोष होते हैं। यारा लावा सघोष होता है, गा, धा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या सघोष होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। तो मैं अब आशा करता हूं कि आपके समझ में निश्चित तौर पे पूरा का पूरा आ गया होगा, सघोष वर्ण क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों आगे आते हैं, अभी हम पिछले में देख चुके हैं कि इस तरीके से हमने बताया कि घोष या कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है। सघोष कितने होते हैं, तो सघोष वर्ण हमारे थे। अघोष कितने होते हैं, अघोष वर्ण 13 होते हैं। उसके बाद सघोष क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। उसके बाद हा पर विशेष ध्यान देना है, हा हमारा सघोष होता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, वर्गी व्यंजन कितने हैं 25, प्रत्येक वर्ग में कितने हैं 5, 5 से तीसरा चौथा पांचवा हमारा क्या कहलाता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या कहलाता है, वो हमारा सघोष कहलाता है। तो आइए अल्प प्राण वायु क्या होती है। प्राण वायु मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मैंने आगे नहीं लिखा है कि प्राण वायु क्या होती है, मुंह से जो वायु निकलती है उसके आधार पर। तो इसके 2 स्टेप हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण किसे देते हैं, महाप्राण किसे देते हैं। तो हम फिर तोड़ लेते हैं उसी तरीके से। हमें तो ज्यादा लिखना नहीं है, अल्प प्राण हमें ज्यादा लिखना नहीं है, हमें ज्यादा बस समझाना है, हमें रटाना नहीं है, हमें समझाना है। क्योंकि रटी हुई चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज समझ लेते हैं तो वो हमारे हमेशा ध्यान में रहती है। तो मैंने बताया तोड़ दिया अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम, न्यून या बहुत कम। अल्प का मतलब क्या होता है, कम, न्यून, थोड़ा। और महा का मतलब होता है ज्यादा, अधिक या थोड़ा, अधिक या ज्यादा क्या कहलाता है, महा कहलाता, महाप्राण।
तो मतलब प्राण का मतलब होता है वायु। मतलब जिन शब्दों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु अधिक निकलती है वो कहलाते हैं महाप्राण कहलाते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से प्राणवायु मतलब मुंह से हवा कम निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण हम विशिष्ट से कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? हमारा अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? हमारा महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? वो महाप्राण कहलाता है। तो पहला, तीसरा क्या हो गया? का, उसके बाद था, गा, घा और अन्ना, अन्ना, उसके बाद चा, छा, जा, झा और या, उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, ढा और अड़ा, उसके बाद ता, था, दा, धा, ना, उसके बाद पा, फा, वा, भा और मा। उसके बाद हमारे क्या होते हैं? सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? सा, 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 सॉरी, अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प प्राण में सभी अंतःस्थ होते हैं। सॉरी, अंतःस्थ होते हैं। तो या, रा, ला और वा, उवा, उवा, और इसमें क्या होता है? सा, सा, सा और हा। तो देख लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 4 19, 19 के बाद सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर। उसके बाद आता है सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो आ, ई, उ, ऋ, ए, आए, ओ और आओ। ये 11 स्वर क्या हो गए? हमारे अल्प प्राण हो गए। तो देखिए, हमने आपको बता दिया कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14 हमारे महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण कितने होते हैं? 30। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बता दिया कि अल्प प्राण होते हैं ता, गा, अनरा, चा, जा, या, टा, डा, ढा, टा, ढा, टा, डा, अड़ा और ता, दा, ना, पा, बा, मा, या, रा, ला, वा। ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ऐ, ओ, आओ। ये सब हमारे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जिन शब्दों को बोलने, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक खर्च होती है, प्राणवायु मुख से ज्यादा निकलती है, वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। जिन शब्दों को बोलते समय प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। महाप्राण में हमारे अंतः, महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में ऊष्म व्यंजन होते हैं। और अल्प प्राण आ, एक चीज और, आ तो कुछ याद करने नहीं, प्रत्येक वर्ग का आ, मैंने पहले बताया, अघोष में मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। तो अल्प प्राण में क्या होता है? आ बना है, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण में दूसरा, चौथा। अल्प प्राण अंत्यहस्त, अल्प अंत्यहस्त, अल्प अंतस्थ। आ उधर भी है, आ इधर भी है। तो सीधे याद करने का ये ट्रिक है। अल्प प्राण में अंत्यहस्त, और जब अंतस्थ निकल गए तो ऊष्म बचे, ऊष्म किसमें चले जाएंगे? महाप्राण में। महाप्राण में टोटल 14 वर्ण है और इसमें कितने हैं? 30 वर्ण है। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं। मैंने दावा किया है, मैंने वादा किया है कि स्वर, व्यंजन, वर्ण विचार में एक एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझाऊंगा कि आपका यूपी टेट, सी टेट, एस्टेट में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यहां से बचकर नहीं जाना है। अगर आप नए हैं, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी समस्या है तो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। मैं उसका यथोचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। हमने एक बता दिया कि व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण बता दिया, घोष या कुंजन के आधार, घोष, कंपन या गुंज के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण बता दिया। उसके बाद हमने प्राणवायु के आधार पर, मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर हमने बता दिया किस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप 4 होता उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं, यहां पर एक विशेष ध्यान देने वाली, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है 8 प्रकार से। कितने प्रकार से?
8। नंबर 8 स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 संघर्षी व्यंजन। नंबर 3 स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नंबर 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन नासिक व्यंजन, नासिक वर्ण। नंबर 5 लुंठित, लुंठित। नंबर 6 पार्श्वित, पार्श्वित। और नंबर 7 संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, लुंठित व्यंजन और नासिक व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन। और एक बचता है हमारा लुंठित, पार्श्विक, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसके बाद एक आता है ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जात, जात व्यंजन। तो हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं 16। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 16। कौन कौन से? का, था, गा, धा, ता, था, गा, धा। उसके बाद चा, छा, जा, या, टा, टा, ता, टा, ठा और ये होते हैं वावर्त। तो ये होते हैं ता, था, गा, धा, टा, ठा, डा, ढा। और उसके बाद होते हैं पा, फा, वा, भा, ता, था, दा और धा। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 व्यंजन होते हैं। तो ता, था, धा, धा, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, वा, भा, ता, था, दा, धा। ये हमारे 16 व्यंजन होते हैं। उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? सा, 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 सॉरी, सा तालब्य, मूर्धन और दंती सकार। और उसके बाद हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद स्पर्श संघर्षी होते हैं चा, छा, जा और झा। ये हमारे चा, छा, जा, ये नासिक व्यंजन होते हैं हमारे 5। इन्हें हम संस्कृत में, एक मेरा सूत्र होता है अमनगढ़नम, अड़ा, अनरा, या, णा, ना और मा। ये 5 होते हैं। उसके बाद लुंठित में हमारा होता है, लुंठित वर्ण क्या होता है? लुंठित वर्ण जो होता है वो घर्षण होता है जीभ में, जीभ मतलब टेढ़ी हो जाती है। तो जब भी तब आप बोलना लुंठित वर्ण याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जीभ जब टेढ़ी होती है, लुंठी मतलब तिरछी हो जाती है। रा, 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 मूर्धन्य वर्ण रा है, लेकिन ये लुंठित वर्ण भी है रा। उसके बाद आता है पार्श्वित। पार्श्वित तो हम तोड़ते बताते हैं, जिससे आप तो पार्श्व शब्द से बना है पार्श्वित। और पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल, बगल या किनारा। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल या किनारा। मतलब कहने का मतलब है पार्श्व का मतलब होता है बगल या किनारा। जब हम कोई शब्द, ऐसा शब्द जो बोलते हैं तो उससे किनारे से प्राणवायु, हवा जो है वो किनारे से निकलती है, साइड से निकल जाती है। तो ये वर्ण कौन सा है? तो लुंठित वर्ण हमारा क्या है? पार्श्वित क्या है? ला है। पार्श्वित क्या है? ला है। उसके बाद हमारा आता है, एक होता है, अब हमने बताया था अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से है? ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान है? चलिए हम बताते हैं, या और वा। या और वाह हमारे क्या? अर्धस्वर। इन्हें बोलने में हमें कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जीभ तो कहीं भी ज्यादा घुमाना नहीं पड़ता। या और वाह बहुत आसानी से बोले जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब संघर्षहीन, जिसमें कोई भी संघर्ष ना करना पड़े, वो कहलाते हैं संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षहीन व्यंजन हमारे कितने हैं? 2। और या और वाह हमारे क्या है? संघर्षहीन व्यंजन है। और ताड़न जात अड़ा और अढ़ा हम ये बता चुके हैं। तो ताड़न जात व्यंजन कितने हैं? 2। संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं? 2। पार्श्विक व्यंजन कितना है? 1। लुंठित वर्ण कौन सा है? रा, 1। और पार्श्विक व्यंजन नासिक कितने हैं? 5। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4। संघर्षी व्यंजन 4। और स्पर्शी व्यंजन कितने हैं हमारे? 16। तो चलिए मित्रों, आज तक इतना ही रखते थे। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट में पूछिएगा, हम आपके सारे कमेंट देखेंगे और उनका यथोचित
सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आप पूछना, आपके डाउट अगर रहता है दिमाग में, तो तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो निश्चित एक शेयर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मैं 2 या 3 किताबों को पढ़ने के बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपका सीटेट, यूपी टेट स्टेट में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। जय हिंदी।